सुप्रभात विद्यार्थियों। बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, कक्षा 11वीं के अध्याय 2 व्यवसायिक संगठनों के स्वरूप की हम लगातार बात कर रहे थे। कल के वीडियो में हमने सहकारी समिति के बारे में हमने जो बात की, उनके गुणों की या फिर लाभ, जिसे हम कह सकते हैं गुण या लाभ, को हमने समझा। आज जो हमारा मेन उद्देश्य है, आज हमारा जो लेक्चर है, ये लेक्चर सहकारी समिति संगठन के बुराइयां या सीमाएं, हम उसको सीमाएं कह सकते हैं। आपको अगर नाम मिले प्रश्न पत्र के अंदर सीमाएं, तो सीमाएं का मतलब ही बुराइयां होती है। उन बुराइयों को पढ़ेंगे। इसके बाद हम सहकारी समिति के अलग अलग प्रकार है उनको पढ़ने के बाद हमारा कंपनी अधिनियम जो 1956 बदल गया 2013, उसके बारे में हम आज, माफ कीजिएगा, इसके अगले वीडियो में हम बात करेंगे। कंपनी अधिनियम 2013 के प्रमुख रूप से मैं बात करूंगा। कंपनी किस प्रकार स्थापित होती है उसकी मैं बात करूंगा। उससे पहले आज हम सहकारी समिति संगठन की जो बुराइयां हैं उसके बारे में चर्चा में करेंगे। विद्यार्थियों, जो लाभ होते हैं, जो गुण होते हैं, या फिर जो हम अलग अलग उसकी जो बात करते हैं उसके परिचय के बारे में, वहीं से ही ये बुराइयां निकलकर सामने आती है। हमने गुणों की बात कर ली, उसकी लक्षणों की बात कर ली, अब हम कुछ बुराइयां कर लेते हैं। विद्यार्थियों, बुराइयां से उसकी क्या है, सीमितता नजर आ जाती है कि हमने जो लाभ पढ़े हैं, हमने जो गुण पढ़े हैं, उनके ही अगर हम जो विपरीत बात करते हैं तो वो ही बुराइयां हैं। तो गौर करें विद्यार्थियों, जो हमारा टॉपिक है सहकारी संगठन की सीमाएं, अध्याय 2 की मैं बात कर रहा था। पर्टिकुलरली मैं खंडों के अंदर विभाजित कर आपके सामने वीडियो लेके आ रहा हूं। तो आज जो हमारा टॉपिक है सहकारी संगठन की सीमाएं, या फिर इसे बुराइयां कह सकते हैं। बुराइयां, हमने लक्षणों की बात की, गुणों की बात की, आज बुराइयों की हम बात करेंगे। विद्यार्थियों, जो हम लक्षण पढ़ते हैं, गुण पढ़ते हैं या फिर लाभ पढ़ते हैं, उससे ही निकलकर बुराइयां सामने आती है। उसके विपरीत हम बात करते हैं तब वो बुराइयां होती है। जब पहले हम जिसकी अच्छाइयों की ओर बात करेंगे, जब हम विपरीत रूप से बात करेंगे तो उसकी बुराइयां हो जाएगी। दिमाग के अंदर सेट रखना, उनके बिंदुओं से ही हम आराम से बुराइयां कर सकते हैं। तो पहला बिंदु है सीमित संसाधन। विद्यार्थी, मैंने बताया था कि सहकारी समिति अपने आप में एक ऐसी समिति होती है जिसमें तमाम प्रकार के सदस्य इसके अंदर आ सकते हैं और सदस्य जा सकते हैं। एक खुली किताब होती है। विद्यार्थियों, इसके अंदर जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं, क्योंकि जो साझेदार पूंजी लाते हैं, जो भी सदस्य इसके अंदर पूंजी लाते हैं, वो सदस्य पूंजी तक ही उनका दायित्व रहता है और जितनी वो पूंजी लाएंगे उतने तक ही इनके संसाधन नहीं देते। और पूंजी इसके अंदर सदस्यों के द्वारा कम मात्रा में लाई जाती है। तो सदस्य जितनी पूंजी लाते हैं उतने ही इसके अंदर संसाधन उपलब्ध होते हैं। तो सीमित संसाधन का मतलब रिसोर्स होता है जो उस संस्था के अंदर तमाम प्रकार के, जो हम कह सकते हैं कि तमाम प्रकार की जो चीजें उपलब्ध होती है, वो सब संसाधन कहलाती है। तो मानवीय संसाधन की अगर हम बात करें तो मानव को तमाम प्रकार के संसाधनों की जरूरत रहती है। जल भी एक संसाधन है, खाना पीना रहना करना सब संसाधन है। तो कंपनी जो संस्था चलती है, सहकारी समिति चलती है, और उसके अंदर तमाम प्रकार की जो इक्विपमेंट होते हैं, प्लांट होती है, मशीनरी होती है, इक्विपमेंट होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, और भी कई चीजें होती है, माल होता है, प्रोडक्शन होता है, जिसको उत्पादन करके बेचना, सब उसके संसाधन है। अब वो संसाधन आएगा कैसे? जब इसके अंदर सदस्य आएंगे और पूंजी लेकर आएंगे, पूंजी से संसाधनों को खरीदा जाएगा। अब सदस्य इसके अंदर पूंजी कम लाते हैं तो संसाधन भी कम खरीद पाते हैं, तो इसके अंदर सीमित संसाधन होते हैं। तथा इसके अंदर विद्यार्थियों, जो भी सदस्य पूंजी लगाते हैं और पूंजी लगाने के उपरांत निवेश करते हैं, जो निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट जो करते हैं, पूंजी के माध्यम से लाभ कमाते हैं, वो निवेश की दर बहुत कम होती है। जैसे कि जो पूंजी लगा रहा है और पूंजी लगाने के बाद उन्हें लाभ कम मात्रा में मिलते हैं, तो निवेश की दर भी बहुत कम होने के कारण इसमें जो भी सदस्य हैं वो पूंजी भी कम लगाते हैं, निवेश कम करते हैं। तो इस प्रकार इसके अंदर जो भी संसाधन रहते हैं वो बिल्कुल सीमित मात्रा में रहते हैं, लिमिटेड ही रहते हैं। अब हम इसे व्याख्या से समझने का प्रयास करेंगे। सीमित संसाधन, सीमित समिति के साधन का मतलब संसाधन या फिर साधन कह सकते हैं, रिसोर्सेज, संसाधन, रिसोर्सेज सदस्यों द्वारा लाई गई पूंजी से ही बनते हैं। जो समिति के जो संसाधन होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं, जो सदस्य होते हैं वो पूंजी लगाते हैं, जो पूंजी लाते हैं, पूंजी से ही ये संसाधन बनते हैं, निर्मित होते हैं। अब पूंजी वो लाते हैं, कौन लाते हैं? सदस्य लाते हैं। तथा पूंजी कैसी होती है? सीमित होती है। तो संसाधन भी कैसे होंगे? सीमित होंगे, क्योंकि पूंजी के आधार पर ही संसाधन खरीदे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। अतः संसाधन भी सीमित होते हैं। जो मैंने आपको पहले बात की, पहले मैं इस चीज को अपने व्याख्यान विधि से समझाता हूं, फिर इसको मैं लिखकर या फिर आपके सामने इसको व्याख्या करके वापस पुनः समझाता हूं ताकि आप समझ पाए। तो समिति के जो संसाधन होते हैं, जो साधन होते हैं, सदस्यों द्वारा लाई गई पूंजी
के द्वारा ही बनाए जाते हैं या खरीदे जाते हैं, तथा पूंजी सीमित होती है अतः संसाधन भी क्या होंगे, सीमित होंगे। निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट किया जाता है सदस्यों के द्वारा पूंजी लाकर, यानी कि पूंजी लाभ कमाया जाए, निवेश किया जाता है पूंजी के माध्यम से ताकि लाभ कमाया जाए। अतः निवेश की दर बहुत ही कम होती है। जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उस इन्वेस्टमेंट जब वो सदस्य इसके अंदर निवेश करते हैं, अपनी पूंजी लगाते हैं और वो लाभ की मात्रा अधिक कमाना चाहते हैं, मगर जो समिति होती है, संगठन होता है, ये इसकी जो निवेश की दर है यानी कि रेट जो दी जाती है उन पर वो बिल्कुल कम होती है। कम होने के कारण लाभ कम होते हैं, इस कारण सदस्य इसमें रुचि कम लेते हैं, इसका इंटरेस्ट सदस्यों का कम रहते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो सदस्य पूंजी 1 लाख लगाते हैं और 1 लाख पर सिर्फ 10% ही निवेश की दर है, यानी 1 लाख पर 10% के हिसाब से उन्हें पैसे मिलेंगे, यानी कि 10,000 रुपए मिल रहे हैं। गौर करिए, जैसे कि 10% के हिसाब से मिल रहे हैं तो निवेश के, और बाकी अगर कहीं लगाए तो वहां 20% मिल रहे हैं, तो 10 की तुलना में अगर देखा जाए तो 20 ज्यादा है, तो लोग यहाँ ज्यादा कम इंटरेस्ट लेंगे क्योंकि निवेश की दर बहुत ही कम होती है। इसलिए इसके अंदर जो भी संसाधन है वो सीमित होते हैं। सीमित संसाधन से ये तात्पर्य रहा, संसाधन किस पर टिके होते हैं, पूंजी पर। पूंजी कौन लाता है, सदस्य पूंजी बिल्कुल कम लाते हैं, तो संसाधन भी सीमित होंगे। निवेश की दर इसके अंदर बहुत कम होती है, जो भी सदस्य होते हैं वो कम रुचि इसके अंदर लेते हैं। ये हो गया सीमित संसाधन। अब है असक्षम प्रबंधन। विद्यार्थियों, असक्षम यानी कि जो सक्षम नहीं हो, जो करने के सक्षम नहीं हो। प्रबंधन का मतलब होता है मैनेजमेंट। विद्यार्थी, प्रबंध अगर हम कक्षा 12 के अंदर बात करें तो उसके 3 चैप्टर चलते हैं। किसी कार्य को करने की एक कला होती है, एक विद्या होती है, एक विज्ञान होती है। एक कला के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से तमाम प्रकार का एक प्रबंधक होता है, वो पूरी इस ढांचे को, कोई भी जैसे कंपनी हो, कोई भी जैसे स्कूल हो, कोई भी घर हो, कोई भी सब, उसमें अंदर भी एक कार्यकर्ता होता है जो पूरे उसका मैनेजमेंट देखता है, कार्य का मैनेजमेंट देखता है। हमने तमाम प्रकार की शादियों में भी अक्सर मैनेजमेंट देखा होगा। मैनेजमेंट हर जगह निहित रहता है। जब मैं कक्षा 12 के अंदर पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छे उदाहरण देकर समझाता हूँ। हर जगह प्रबंध नहीं रहता। आपने देखा होगा कि आप जब स्कूल आते हो वो भी आप प्रबंध के माध्यम से आते हो। आप सुबह की अलार्म भरते हो और अलार्म 6 बजे की अलार्म भरी और 6 बजे से लेकर 6:15 बजे तक मुझे नहाना है, फिर मुझे नहाने के बाद मुझे नाश्ता करना है, नाश्ते के बाद इतने बजे स्कूल निकलना है, स्कूल के अंदर आना। ये सब एक मैनेजमेंट होता है, स्वयं का मैनेजमेंट होता है। उसी प्रकार इस संस्था के अंदर भी, इस समिति के अंदर भी, सहकारी समिति के अंदर भी मैनेजमेंट होता है, मगर वो मैनेजमेंट असक्षम प्रबंध होता है। क्यों असक्षम होता है, इसका कारण है विद्यार्थियों, इसके अंदर ऊंचा वेतन नहीं दिया जाता है। तमाम प्रकार के सदस्य होते हैं, स्वैच्छिक कार्य करते हैं। जो उपभोक्ता होते हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं, स्वैच्छिक कार्य करते हैं। इनमें सब के लिए और सब एक के लिए की भावना रहती है, सबके कल्याण की इसके अंदर भावना रहती है, सबके हितों की इसके अंदर भावना रहती है। तो इनमें बिना वेतन के भी इसमें वो कार्य करने लग जाते हैं। बिना वेतन के जब कार्य किया जाता है तब जो कोई भी, किसी भी, आप देख लेना, कोई बड़ी बड़ी जैसे कंपनियां, उसके अंदर कोई भी व्यक्ति अगर बिना वेतन के कार्य करता है, जैसे अगर मैं आपको सरल सा उदाहरण दूं, मैं जैसे एक अध्यापक हूं, मैं स्कूल के अंदर बिना वेतन के कार्य कर रहा हूं, तो मेरे पे किसी की रोक टोक नहीं रहेगी, मैं अपने हिसाब से कार्य करूंगा, अपने हिसाब से नहीं करूंगा। अगर जब मैं वेतन लेकर कार्य करता हूं तो जो प्रबंध समिति है वो मेरे पर रोक टोक करेगी, आपको यहाँ सैलरी दी जाती है, आप उस हिसाब से कार्य करें। इसके अंदर बिना वेतन के लिए अंदर जो भी है अधिकारी कार्य करते हैं या सदस्य कार्य करते हैं। अब जब बिना वेतन के कार्य करते हैं, अवेतनिक कार्य करते हैं, तो कुशल प्रबंधक भी इसके अंदर नहीं आते। अब जो बिना वेतन के जो कार्य करेंगे वो कुशल नहीं होते हैं, कुशल यानी प्रोफेशनल, पेशेवर नहीं होते हैं। विद्यार्थियों, पेशेवर से यहाँ तात्पर्य ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर उच्च कौशल का ज्ञान हो, जिसके अंदर तमाम प्रकार की ऐसी ज्ञान हो, निपुणता हो, वो विद्वान हो, वो अपने कार्य में विद्वान हो। जैसे अगर प्रोफेशन की या पेशे की बात करें तो एक वकील अपने एक प्रोफेशन व्यक्ति है, एक टीचर एक प्रोफेशन व्यक्ति है, एक डॉक्टर एक प्रोफेशन व्यक्ति है। उसके अंदर उच्च कौशल का ज्ञान होता है, जिसमें ज्ञान के तात्पर्य पर वो ज्ञान में वृद्धि कर और तमाम प्रकार की उसके वजह से डिग्रियां होती है, उन डिग्रियों के माध्यम से वो अपने आप को प्रोफेशन व्यक्ति कहलाता है। जब अवैतनिक कर्मचारी इसके अंदर होते हैं या अधिकारी होते हैं, उनके पास उच्च ज्ञान नहीं होता है, उच्च ज्ञान नहीं होता है, तो अच्छा प्रबंधन भी नहीं कर पाते हैं। तमाम प्रकार के इसके अंदर जो भी सदस्य आते हैं वो पेशेवर नहीं होते हैं और वो सदस्य इच्छा अनुसार आते हैं, इतना अच्छा प्रबंध कुशल नहीं कर पाते हैं। अब हम समझते हैं विद्यार्थी, असक्षम प्रबंध कैसे होता है। ऊंचा वेतन के अभाव में कुशल प्रबंधक नहीं मिल पाते हैं। ऊंचा वेतन के अभाव में यानी कि ज्यादा ऊंची सैलरी नहीं दी जाती है, तब कुशल प्रबंधक, अनुभवी, जिसके पास अनुभव हो, वो यहाँ नहीं मिल पाते हैं। गैर अनुभवी व्यक्ति नहीं मिलते हैं, उनके पास इतना प्रबंध करने की योग्यता नहीं होती है। ऊंचे वेतन के अभाव में कुशल प्रबंधक नहीं मिलते हैं। सदस्य अपनी इच्छा अनुसार बिना वेतन सेवाएं देते हैं। जो भी सदस्य आते हैं वो बिना वेतन की सेवाएं देते हैं, तो उनमें भी इतनी प्रबंध की कुशलता नहीं होती है।
साधारणतः सदस्य पेशेवर नहीं होते। विद्यार्थी पेशेवर की मैंने बात की, वो व्यक्ति जिसके अंदर उच्च कौशल की कमी हो, जिसके अंदर ज्ञान की कमी हो, जिसके अंदर निपुणता की कमी हो, पेशेवर नहीं होते हैं वे। विद्यार्थी पेशेवर व्यक्ति वो होते हैं जिसके अंदर ज्ञान हो, ज्ञान की निपुणता हो। अब जिसके अंदर ज्ञान की निपुणता नहीं है वो पेशेवर नहीं है। तो पेशेवर नहीं होते हैं वे, प्रभावी प्रबंधन में अकुशल होते हैं, वो प्रभावी प्रबंधन नहीं कर पाते, उनमें इतनी कुशलता की योग्यता नहीं होती है। इसलिए क्योंकि वो उच्च वेतन पर यहाँ नहीं आते हैं, उच्च वेतन नहीं होता है, तो सदस्य अपनी स्वेच्छा से कार्य करते हैं और स्वेच्छा से जो सदस्य लगे हुए होते हैं उनमें इतनी कुशलता नहीं होती है, उनमें इतना ज्ञान नहीं होता है, उनमें इतना अनुभव नहीं होता है, और साधारणतः सदस्य पेशेवर नहीं होने के कारण वे प्रभावी प्रबंधन में अकुशल होते हैं, वो उतना प्रभावी प्रबंधन मैनेजमेंट नहीं कर पाते। यही असक्षम प्रबंधन है। अब विद्यार्थियों गोपनीयता यानी कि प्राइवेसी, गोपनीयता का मतलब है कोई भी चीज की प्राइवेसी और गोपनीयता की यहाँ कमी रहती है। कारण यह है कि सदस्य जो इसके अंदर सदस्य होते हैं उनकी जो मीटिंग होती है उनमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो खुलकर लिए जाते हैं। एक साधारण सभा बुलाई जाती है, उस साधारण सभा में जो भी मीटिंग होती है वो भले एनुअल जनरल मीटिंग हो या वार्षिक हो या फिर अर्धवार्षिक हो या फिर साप्ताहिक हो या फिर महीने की हो, जो भी मीटिंग होती है उसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं सदस्यों के सामने खुलकर निर्णय लिए जाते हैं, खुलकर उन्हें निर्णय बताए जाते हैं। इसलिए ये यहाँ गोपनीयता नहीं रहती है। कारण इसकी धारा 7 होती है, धारा 7 में ये सबका याद रख सकते, 7 में सबका रखते हैं, साथ रखते तो सबको हर चीज बता देते हैं। धारा 7 के तहत समिति को प्रकट करने का दायित्व है। प्रकट यानी कि जो भी उसके लेखे जोखे, जो भी उनके हिसाब किताब, जो भी वो निर्णय ले रहे हैं, आगे क्या भविष्य में योजना है, नियोजन है, संगठन के उद्देश्य क्या है, निर्धारण क्या है, समन्वय क्या है, आगे की क्या प्लानिंग है, किस उद्देश्य तक पहुंचना है, किस उद्देश्य को क्रियान्वित करना है, वो धारा 7 के तहत कंपनी का दायित्व, सहकारी समिति का दायित्व है कि वो तमाम प्रकार की चीजों को प्रकट करे यानी कि सबके सामने रखे। इसलिए गोपनीयता की कमी रहती है, गोपनीयता भंग हो जाती है। इसके अंदर नियम है, सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत धारा 7 ये कहती है कि समिति को तमाम प्रकार के दस्तावेज, तमाम प्रकार की बातें, तमाम प्रकार की योजनाओं का उल्लेख करना होगा, प्रकट करनी होगी, और इस कारण यह गोपनीयता नहीं रहती है। इस प्रकार विद्यार्थियों हमने सीमित संसाधन को पढ़ा। सीमित संसाधन के अंदर जो सदस्य पूंजी लाते हैं वो बिल्कुल कम लाते हैं और उसी पूंजी के आधार पर हमें संसाधन खरीदने होते हैं और संसाधन बिल्कुल कम होते हैं क्योंकि पूंजी भी कम लाई जाती है। निवेश की दर बिल्कुल कम होने के कारण सदस्य इसमें निवेश भी कम करते हैं, रुचि कम लेते हैं। असक्षम प्रबंधन, बिना वेतन, उच्च वेतन नहीं होने के कारण बिना वेतन के सदस्य जो कार्य करते हैं उनमें पेशेवर की योग्यता नहीं होती है, उनमें उच्च कौशल नहीं होता है, उनमें अनुभव नहीं होता है, उनमें ज्ञान की कमी होने के कारण प्रबंध इतना अच्छा या कुशल प्रबंध नहीं हो पाता है। गोपनीयता की अगर बात करें तो विद्यार्थियों या सदस्यों की सभा में खुलकर चर्चा होती है सदस्यों के बारे में, सहकारी समिति के संगठन के उद्देश्यों के बारे में, क्रियान्वयन के बारे में, तमाम प्रकार के जो हिसाब किताब के चिट्ठे धारा 7 के तहत प्रकट करने होते हैं और धारा 7 जब प्रकट करती है तो गोपनीयता भंग हो जाती है। अब सरकारी नियंत्रण के बारे में बात करेंगे और कुछ विचारों के बारे में बात करेंगे, फिर ये बुराइयां पूरी हो जाएगी आज के इस वीडियो के अंदर। सरकारी नियंत्रण, विद्यार्थियों सरकारी नियंत्रण की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बोला था कि जो भी इसकी औपचारिकता होती है वो तो बिल्कुल कम होती है, मगर सरकार के नियंत्रण के अंदर रहकर ही ये सहकारी समिति कार्य करती है। सरकार का इसके अंदर बिल्कुल पूरा हस्तक्षेप होता है। सरकार इसका नियंत्रण करती है। सरकार जब नियंत्रण करती है और सरकार इसका योगदान भी देती है। आपने देखा था कि धर्मनिरपेक्षता इसके अंदर नहीं होती है और प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक होती है, तब सरकार इसको बहुत सारे ऋण भी प्रदान करवाती है, कम दर पर करवाती है। अब कम दर पर सरकार इसको लोन भी देती है और अनुदान भी देती है, तो सरकार का इसके ऊपर पूरा हस्तक्षेप होगा, सरकार का इसका ऊपर हाथ होगा। तो सरकारी नियंत्रण पूरा रहेगा। सरकार जब तमाम प्रकार की सुविधाएं देती है तो सरकार का हक है कि वो इसकी ऑडिट करे। ऑडिट का मतलब होता है अंकेक्षण, अंकेक्षण का मतलब होता है तमाम प्रकार के जो इसके प्रपत्र है, जो इसके कागजात है, उसकी जांच की जाए, वो जांच करती है। और राज्य सहकारी विभाग का भी इसके ऊपर पूरा, राज्य की जो सहकारी संस्थाएं होती है उनका भी पूरा इस पर हस्तक्षेप होता है, नियंत्रण होता है। तो गौर करें, सरकारी नियंत्रण, सरकारी नियंत्रण से तात्पर्य है कि सरकार सुविधा प्रदान करती है, तमाम प्रकार के ऐसे लोन देती है, तमाम प्रकार की ऐसी वित्तीय सुविधा उपलब्ध करवाती है, वित्तीय सहायता करती है,
ग्रांट अनुदान देती है, तो सरकार को एक हक होता है कि सरकार इनके खातों का अंकेक्षण करे। अंकेक्षण को अंग्रेजी में ऑडिट बोलते हैं। ऑडिट का मतलब होता है उसकी जांच करना, उसका मूल्यांकन करना, तमाम प्रकार के इसके जो दस्तावेज है, हिसाब किताब की जो बैलेंस शीट है, इसके लेखे जोखे है, लाभ हानि खाते हैं, जो भी तमाम प्रकार की जो चीजें हैं, इनके हिसाब किताब, दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, उनकी जांच पड़ताल की जाती है सरकार के द्वारा। और राज्य सहकारी विभाग का इसमें हस्तक्षेप भी होता है। हस्तक्षेप का मतलब है कि वो उसका उसमें लेना देना होता है, वो उसके ऊपर कार्य कर सकती है, उसकी जांच पड़ताल कर सकती है और उसका नियंत्रण भी होता है। हस्तक्षेप कर सकती है यानी कि जांच पड़ताल कर सकती है, उसके अंदर कुछ चीजों के बारे में पूछ सकती है, पूछताछ कर सकती है। तो सरकारी नियंत्रण इसके अंदर पूरा रहता है। ये इसकी बुराई है, ये इसकी कमी है। इसके अंदर फिर धोखाधड़ी नहीं हो सकती, लेखा जोखा को छुपाया नहीं जा सकता, एम्बेसडमेंट नहीं हो सकता, गबन नहीं हो सकता, तमाम प्रकार की बातें हो सकती है। ऑडिट के दौरान कई चीजें खुलकर सामने आ सकती है। इसमें विचारों की भिन्नता, विद्यार्थियों विचारों की भिन्नता से तात्पर्य है आइडियाज, जिसके अंदर दिमाग, जो इसके अंदर सदस्य लगे होते हैं वो कम पढ़े लिखे होते हैं, प्रोफेशन इतना नहीं होता है, और कई सदस्य इसके अंदर आ सकते हैं और कई धर्म के आ सकते हैं, कई जाति के सदस्य इसके अंदर जुड़ सकते हैं। अब उनके विचार अलग अलग भी हो सकते हैं। जब ये कुछ लोग कहते हैं कि हमें इतना प्रोडक्शन करना है, कुछ लोग कहते हैं हमें इतना करना है, कुछ लोग कहते हैं हमें इन सदस्यों को इस दर पर माल को बेचना है, कुछ सबकी भावनाएं अलग है, सबकी जाति अलग है, सबका धर्म अलग है। जो ऐसे लोग इसके अंदर आते हैं तो यहाँ कल्याण की भावना तो रहती है, हम बुराई कर रहे हैं तो हम बुराई के बारे में बोलेंगे, कल्याण की भावना भी रहती है, हितों की भावना रहती है, मगर कुछ कुछ किसी के विचार जब अलग होते हैं तो इसके अंदर निश्चित तौर पर कलह होती है और कलह होकर ये विखंडन भी हो सकती है। विद्यार्थी गौर करें, विरोधी विचार तो आपसी कलह होगी। अगर इन सदस्यों में अगर विरोधी विचार आ गया, एक दूसरे के प्रति उल्टे विचार आ गए, तो आपसी कलह होगी और इस कलह के कारण निर्णय लेने में क्या आएगी, बाध्यता आ जाएगी और सब लड़ लेंगे, आपस में कलह होगी। तो क्या आखिर में करना है, ऐसा निर्णय की बाध्यता होगी, ये विचारों में भिन्नता रहती है। इसके अंदर कल्याण की भावना होती है। अगर हम बात करें इसकी लक्षणों की या फिर इसके गुणों की, तो कल्याण की भावना होती है तथा अवैतनिक सेवाएं ये इसके अंदर सदस्य देते हैं, तमाम प्रकार के अवैतनिक यानी बिना वेतन की सेवाएं देते हैं और एक दूसरे की कल्याण की भावना होती है। उसके कारण व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हो सकता है। जब वेतन नहीं मिलता है, कल्याण की भावना होती है, तो 5-6 सदस्य है, 10 सदस्यों से मिलकर ही बनती है, तो इसमें और भी ऐसे कई सदस्य हो सकते हैं जिनको सैलरी नहीं मिल रही है, तो उसमें कुछ हड़पने की वो कोशिश कर सकते हैं, बिना बताए वो हड़पने की कोशिश कर सकते हैं और व्यक्तिगत स्वार्थ यानी स्वयं के स्वार्थ के लिए हड़पने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ सदस्य लाभ को प्राथमिकता, अन्यों का हित माना जाता है। तो कुछ सदस्य स्वार्थ की भावना रहती है, तो कुछ सदस्य क्या करते हैं, अब लाभ को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। जब लाभ को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है तो अन्यों का हित क्या होता है, मारा जाता है। अन्यों का हित, जो अन्य लोगों को जो मिलना है उसके अंदर वो पीछे हो जाते हैं, उन्हें वो हक मिल नहीं पाता है, उनका हक मारा जाता है। तो इस प्रकार विचारों की भिन्नता भी इसके अंदर बहुत बड़ी बुराई होती है। तो आज विद्यार्थियों हमने सहकारी समिति संगठन की सीमाओं को पढ़ा। अब इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसके अंदर सहकारी समिति संगठन के प्रकार, कौन कौन सी सहकारी समितियां होती है उसके बारे में मैं चर्चा करूंगा। विद्यार्थियों इसे इंटरेस्ट लेके पढ़े, तब इसके अंदर गहन जांच करें, अपना स्वयं का मूल्यांकन करें, आप कितने शब्दों में शब्दावली को सीख पा रहे हो। जब मैंने पहला वीडियो बनाया था तो मैंने आपको छोटी छोटी चीजें बताई थी। आज देखो हम हर एक चीज इस व्यवसाय अध्ययन के वाणिज्य वर्ग के अंदर हम तमाम प्रकार की बातों को सीख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।